नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने आज ही 1 साल के भीतर मोदी के कुर्सी छोड़ने की भविष्यवाणी की है। क्या इस भविष्यवाणी से ही भाजपा में मची हुई भगदड़ भी जुड़ी हुई? क्योंकि राहुल ने कहा साल भर के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं होंगे। उसके पीछे की वजह जो बताई उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के भीतर सभी बड़े नेता मंत्री घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। ये इनपुट राहुल गांधी के मुताबिक उनको मोदी, शाह और पूरी जो बीजेपी का इकोसिस्टम है, उसी के भीतर से राहुल को इंफॉर्मेशन मिल रही है। राहुल को इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग के भीतर से मिल रही है, ज्ञानेश कुमार के पास से मिल रही है। हर जगह से जो खबर जा रही है ये राहुल ने बोला है कैमरे पर, हम आपको सुनवा चुके हैं। राहुल के उस बयान के मुताबिक डोभाल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और इन लोगों के जिनके जिनके बेटे हैं बड़े बड़े प्रोफाइल पे, वो सबके सब घबराए हुए हैं इस देश के हालात को देखकर कि अब इस देश के हालात 12 साल में मोदी जी ने ऐसे जगह पहुंचा दिया है जहां से वापसी नामुमकिन है। और अब जो होना है सत्यानाश, वो तय है। उस सत्यानाश में कोई रोकने वाला, टोकने वाला, बचाने वाला नहीं है। और जब सत्यानाश होगा तो फिर एक लिमिट के बाद इस देश का युवा फिर वो भी रास्ता बदल लेगा। इसी अनिष्ट की आशंका से डरे हुए नरेंद्र मोदी या तो आपातकाल लगा सकते हैं या कुर्सी छोड़ करके निकल सकते हैं। ये पूरा राहुल गांधी का स्टेटमेंट हम कार्यक्रम के आगे सुना देंगे, लेकिन उस स्टेटमेंट से जुड़ी हुई ये दूसरी खबर, बड़ी खबर यह है कि जब ये बात हो रही है कि पार्टी भाजपा के भीतर अब डर का माहौल अंदर बैठ गया है, तो क्या उसी डर की वजह से, उसी अनिश्चितता की वजह से अब भाजपा में भगदड़ पैदा हो रही है? जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दूसरे दलों को तोड़ने में विश्वास रखती है और सफलतापूर्वक 12 साल से करती चली आ रही है अपना काम, उस भारतीय जनता पार्टी के टॉप लेवल के नेता अगर एक ही सप्ताह के भीतर दो टॉप लेवल नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबर सामने आए, तो इसको सामान्य खबर नहीं बताया जा सकता और इसको बहुत सतही तौर से देखा भी नहीं जाना चाहिए। 2 राज्य और 2 राज्यों में, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का फुटप्रिंट नहीं है। भाजपा बहुत कमजोर हालत में। इन 2 राज्यों में 2 सबसे बड़े नेता, मतलब अनडाउटेबली, असंदिग्ध रूप से सबसे बड़े नेता हैं 2। उन्हीं के सहारे भाजपा उन राज्यों में फुटप्रिंट की तलाश कर रही थी। वो दोनों नेता मोदी का साथ छोड़ने को तैयार हैं और छोड़ने जा रहे हैं, कभी भी छोड़ सकते। यह खबर बहुत चौंकाने वाली है और बड़ी बात यह है कि कुछ नेता राहुल के साथ जाने वाले हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नाम कैप्टन का है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। भाऊ को लाइए, जोड़िए। स्वागत है भाऊ। हेडलाइन लाइए भैया। अन्नामलाई के साथ बीजेपी को लग सकता है एक और झटका, कैप्टन अमरिंदर के कांग्रेस में जाने की अटकलें। लाइए एक और हेडलाइन दिखाइए। हाँ, ये क्या कांग्रेस ने बना लिया पंजाब फतेह का प्लान, एक दिग्गज फिर करेगा पार्टी में वापसी, बीजेपी को लगेगा झटका। अब जरा खबर के भीतर चलते हैं कि ये खबर हवाई है, खबर के पीछे कुछ ठोस आधार है, कौन इस खबर का स्रोत है, ये सब समझते हैं। जरा भीतर चलिए। ये खबर जो अभी चर्चा में आई है, उसकी वजह बने हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में से एक। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे संपर्क में, वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और हमारे वरिष्ठ साथी हैं।
गौरतलब है कि कैप्टन और हुड्डा दोनों अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि हुड्डा ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी के वाहक बने। रास्ता एक तैयार करने के लिए आदमी चाहिए होता है, तो हो सकता है वो भूमिका हुड्डा निभावे, क्योंकि डायरेक्ट कई बार चीजें सहज नहीं होती हैं जब आप असहज स्थिति में दूर जाते हो। कैप्टन के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि वह लगातार कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। कैप्टन का कहना है कि कांग्रेस में पंजाब को लेकर उनसे पूछा जाता था, लेकिन भाजपा सीधे ऊपर से फैसले लेती है। मैं कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष रहा और वहां हमेशा मुझसे सलाह ली जाती थी, लेकिन भाजपा में पूरी तरह से अलग संस्कृति है, बिल्कुल अलग संस्कृति है भाजपा में। या कैप्टन ने केवल ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया प्रधान बनाने का विरोध किया था। इस मामले में भाजपा ने उनसे कोई राय नहीं ली थी, कोई भी राय भाजपा ने नहीं ली थी। दरअसल केवल सिंह ढिल्लो को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और इसमें जो अभी आपको हमने दिखाया उसके साथ कुछ चीजें और रखिए दिमाग में। बुधवार को, यानी जब ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं तो उससे 30 घंटे पहले, बुधवार को आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से जो होता है ना कि ऑफिस अपना संभालना, तो ढिल्लो जो नए प्रधान बने हैं पंजाब बीजेपी के, वो अपना ऑफिस संभाल रहे थे, उसकी जिम्मेदारी लेने आए थे। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता, क्योंकि वहां पर आपकी अपनी इच्छा नहीं चलती है, वहां पर दिल्ली से आदेश जाता है कि सब रहो, फोटो में कौन नहीं दिखेगा फ्रेम में तो उसका इलाज भी बन जाता है। सारे बीजेपी के नेता खुश हों नाखुश हों, सबने वहां पर स्वागत किया, सब पहुंचे। लेकिन पंजाब बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, जिसको लाए ही थे कि इस चेहरे के सहारे हम पंजाब जीतेंगे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे ढिल्लो के उस कार्यक्रम में जब वो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे थे, नहीं गए। इसके अलावा 2 दिन पहले अभी उन्होंने एक बयान दिया एक बाकायदे चैनल पर बैठ करके कि हम, मेरे जन्मदिन पर राहुल गांधी ने मुझे बधाई दी, बीजेपी में किसी ने बधाई नहीं दी। चलिए जन्मदिन छोड़ दीजिए, मेरे भाई, उनके भाई का निधन हुआ था अभी कुछ दिन पहले, मेरे भाई का निधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी में से किसी ने शोक संवेदना नहीं जताई, एक मैसेज भी नहीं किया कि दुखद है। और राहुल गांधी ने मेरे भाई के डेथ पर, निधन पर शोक संवेदना जताई मुझको फोन करके। तो ये, अब इसमें बहुत कुछ कहने के लिए नहीं बचा है, हम एनालिसिस करेंगे इसके असर पर, लेकिन ये तय मान लीजिए कैप्टन आ रहे हैं। कैप्टन, देखिए 2 बातें साफ हो गई, हुड्डा उनके साथी हैं, रास्ता बना रहे हैं। राहुल जब उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, भाई के निधन पर बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हाईकमान से मामला अटकने वाला है। बस अब अपना कैप्टन साहब और राहुल गांधी दोनों गुणा गणित कर लें, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में भी बड़े फेरबदल की जरूरत है। अभी निकाय चुनाव में जिस हिसाब से वहां के अध्यक्ष राजा वाडिंग के क्षेत्र में घटिया प्रदर्शन कांग्रेस का था और बहुत आरोप है उन पे। जरा खबर के भीतर और चलिए, थोड़ा और चलिए, बीच में कुछ और इंफॉर्मेशन डाल रहा था, और चलिए। कुछ समय पहले कहा था कैप्टन ने कि मैं आज भी कांग्रेस को मिस करता हूं, कांग्रेस एक परिवार की तरह है, मैं जब भी फोन करता था तो वह मुझसे मिल लेते थे, जब भी फोन करता था मिल लेते थे। यही होता है, बाहर जाने तक पता चलता है। मगर भाजपा में सिस्टम नहीं है। मेरे जन्मदिन पर राहुल गांधी ने बधाई संदेश भेजा था, हाल ही में मेरे भाई रणधीर के निधन पर भी उनका शोक संदेश आया, लेकिन भाजपा से किसी ने भी संवेदना व्यक्त नहीं। भाऊ, कैप्टन को ले गए थे, तोड़ने फोड़ने में तो माहिर हैं कैप्टन, और उसकी वजह भी कौन था, एक मस्खरा, जिस मस्खरे को कांग्रेस ने पता नहीं क्यों एंटरटेन किया, वो बहुत नुकसान किया, उसने बहुत डैमेज किया। कैप्टन की वापसी को तमाम लोग कह रहे हैं, कुछ भी हो, कैप्टन का नाम तो है ही है, भले ही मान लिया कुछ कमजोर अब हो चुका हो नाम। कैप्टन की वापसी पंजाब का जो मिशन है कांग्रेस का, पंजाब जीतने का मिशन, उस मिशन को पूरा करवा सकती है। और कैप्टन अगर आते भी हैं तो कैप्टन भी अब शायद उस ठसक और ईगो के साथ नहीं आएंगे भाऊ, जो पहले था, क्योंकि उन्होंने सारे दिन देख लिए।
क्या आगे इसमें क्या दिख रहा है, पूरा भविष्य क्या तस्वीर उभरेगी आगे? सबसे पहले तो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को जिन पे बीजेपी डोरे डालती है, उनके लिए ये एक सबक है। हाँ। हमने पहले ही एक शब्द दिया था, जब एकनाथ शिंदे टूटे थे, मतलब ये ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड। तो राजा साहब भी वन टाइम पासवर्ड थे। उनको कांग्रेस को डैमेज करना था और बताना था कांग्रेस से बड़े बड़े लोग छोड़ के जा रहे हैं, और उनको लग रहा था कि राजा का एक वजूद होगा। राजा का वजूद बहुत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस के साथ हाँ। माइनस कांग्रेस, राजा शून्य है। और राजा की स्थिति एक शून्य के बराबर है। जो शून्य 10 के ऊपर लगता है तो 100 हो जाता है, और लेकिन 10 से निकल जाता है तो वो 100 का 10 हो जाता है। कुछ तो वैल्यू है, लेकिन ये 0 का 0 रह जाता है। ये राजा की वैल्यू है। रही दूसरी बात राहुल गांधी का व्यक्तिगत रूप से, तो मैं और बता दूं दर्शकों से कि कैप्टन राजीव गांधी के दोस्तों में से बहुत कम लोग थे जिसमें कैप्टन थे, और राहुल और प्रियंका कैप्टन को अंकल कहते थे। राहुल और मतलब राहुल गांधी को तो गोद में खिलाया है कैप्टन ने। पारिवारिक संबंध है कैप्टन के बहुत ताकत के साथ। राजीव जी के जाने के बाद इस गांधी परिवार के साथ कैप्टन फुल फ्लेज खड़े हो गए। और मुझे याद है जब G20 का मसला चल रहा था, बड़ा विद्रोह हो रहा था राहुल गांधी के खिलाफ, तब सबसे पहले यदि किसी ने गांधी परिवार के पीछे खड़ा होकर ऐलान किया था तो वो मुख्यमंत्री कैप्टन साहब थे पंजाब के। उन्हें कहा नथिंग डूइंग, आई एम विद द फैमिली, व्हाट नॉनसेंस, मैं देखता हूं कौन बोलता है। मात्र कुछ बीजेपी के स्लीपर सेल के चलते, ये बीजेपी के स्लीपर सेल ही है जिन्होंने एक मस्करे को, एक जोकर को वहां ले आए, और वो जोकर भी डैमेजिंग जोकर था। हाँ। भाई एक कॉमेडियन आम आदमी पार्टी के पास है, कम से कम वो चुनाव तो जीतता है। हाँ। हाँ। क्योंकि ये आया ही था यहां कांग्रेस को डैमेज करने, तो उसका पूरा काम कर दिया उसने। बीजेपी से आया था, कांग्रेस को डैमेज कर गया। मुझे लगता है ये प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी भूल थी पहली पंजाब के बारे में। प्रियंका जी बहुत अच्छी वक्ता है, प्रियंका जी बहुत अच्छी नेता है, लेकिन प्रियंका गांधी को लोगों की पहचान नहीं है, तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ, अब कम से कम इतने साल यूपी में हो गया, ये हो गया, संदीप सिंह को साथ में रखा, वो हो गया, वो पहचान नहीं कर पाती लोगों से। इसीलिए उनका जो बोलने की ताकत है, जो बहुत अच्छी वक्ता है, वो पार्लियामेंट हो या फिर रैलीज हो, बहुत अच्छा कर सकती है। एक इंदिरा गांधी की झलक दिखती है उनमें, लेकिन फिर इंदिरा गांधी की जैसे वो लोगों की पहचान नहीं है। इसीलिए ऐसे जो पार्टी को दिमक जैसे खाने वाले लोग घेरे रहते हैं। वो मस्करा भी ऐसे ही था। और फिर अब राजा को यह समझ में आने लगा कि कांग्रेस में हाशिए पे रहते हुए भी उनकी इज्जत थी, और यहां तो उनको शोपीस बना के रख दिया था। कहीं नहीं, कोई राज्यसभा नहीं, कोई कोई ऊपर नहीं, कोई किसी संगठन में नहीं, किसी मीटिंग में नहीं बुलाते, कहीं पूछते भी नहीं। तो बीजेपी तो सिर्फ यूज एंड थ्रो करती है। राजा साहब को थ्रो कर दिया। अब राजा साहब को समझ में आ गया कि मैं शून्य हूं, मैं 10 के आगे लगूंगा तो उसको 100 कर दूंगा, और अलग हो जाऊंगा तो मैं शून्य हूं। तो ये विन विन सिचुएशन है बीजेपी कांग्रेस के लिए भी। और कांग्रेस में भी अभी राहुल गांधी ने जो अभी निकाय के जो चुनाव हुए जिला पंचायतों के, उसके बाद राहुल गांधी ने मैराथन मीटिंग ली, उसमें लोग वॉकआउट कर गए। इतना इतने गुट पड़े हुए हैं वहां पे, पार्टी के खिलाफ काम करते इतने, एक दूसरे के खिलाफ। और मुझे लगता है कि यदि अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष जो है, राज्य की इकाई का,
वो अपने जिले में भी प्रदर्शन नहीं कर सकता है तो फिर वो राज्य की क्या गारंटी लेगा? हाँ, पूरा हार गया, उसको तो एक सीट नैतिकता जीता। के नाम पे तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, अभी वर्तमान में कांग्रेस को भी बूस्टर डोज मिलेगा राजा साहब के वापस आने से, कैप्टन के वापस आने से। और आपने सही कहा, वो कैप्टन का ईगो जरूर नहीं होगा जो पहले हुआ करता था, हाँ, अब क्योंकि वो देख लिए बंद ना, मुट्ठी थी, अब वो मुट्ठी खुल गई। खुल गई। ऐसे कईयों की खुली। हम्म। प्रणव दा ने अपनी कांग्रेस खोली थी, उनकी खुल गई। ज्योतिरादित्य ने अपनी पार्टी खोल उनकी मुट्ठी खुल गई। अर्जुन तिवारी कांग्रेस बनी थी, उनकी मुट्ठी खुल गई। सब हम्म। देखा उन्होंने। तो लेकिन कुल मिलाकर कैप्टन की इस बोलिए। हालत में एक एक चीज और सप्लीमेंट्री सवाल, कैप्टन की इस हालत में बीजेपी को भी साथ में समझना होगा। जिस बीजेपी में भगदड़ के हालात बन रहे हैं, उस बीजेपी को भी समझना होगा। मुझे लगता है कि पंजाब नहीं, कैप्टन की ये दुर्दशा हुई है हिमाचल में फेल होने की वजह से। कैप्टन के को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए, वीरभद्र की जो है, क्योंकि वीरभद्र की फैमिली और कैप्टन की फैमिली ये दोनों रिलेटिव हैं, बहुत ही करीब हैं। ये हाँ, वीरभद्र की बेटी से कैप्टन के नाती की शादी हुई है, एक एक परिवार है। और जब मैं ये शुरू हुआ था तो वो जितने मैंने बागी पांच के विधायक थे उनको ला करके कैप्टन ने ही व्यवस्था करवाई थी, पंचकुला की तरफ रखने की व्यवस्था। कैप्टन ही सूत्रधार थे। वो प्रोजेक्ट फेल होना मुझे लगता है, कांग्रेस की सरकार नहीं गिरी वहां पर, आखिरकार प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य मैं वही तो वो कह रहा गिरे। हूं। कैप्टन की अभी तक कैप्टन क्या थे? राजा थे, राजा जैसे रहते थे। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने सर्वस्व उनको दे दिया था, अपनी सरकार चलाते थे, सब कुछ करते थे। अब उसी ओरा से कैप्टन वहां चले गए, कैप्टन परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने साइड को लगा दिया। हाँ, बीजेपी में परफॉर्म और पेरिश, यदि आप बाहर से आते हो तो उनके यहां जो अंदरूनी लोग हैं उसमें जो पेरिस्ट है उन्हें परफॉर्मेंस के लिए लाया जाता है। शर्मा जी नाक की मक्खी नहीं उड़ाते, पहले टाइम पे विधायक, मुख्यमंत्री। क्यों? कि ये पेरिस्ट है, ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म दिल्ली से होगा। लेकिन तोड़ फोड़ के लिए उन्होंने उपयोग में लाया। आपको क्या लगता है क्यों उप मुख्यमंत्री बना के बेइज्जत करने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस को? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की तोड़फोड़ करके। हाँ। उनको लगा चलो ये परफॉर्मिंग लायक है, चल मुख्यमंत्री बन जा। कैप्टन फेल हो गए क्योंकि कैप्टन ने कभी काम किया नहीं। हाँ, हाँ, भाई राजपाट चलाए थे। राजपाट चलाया और कांग्रेस ने कभी तोड़फोड़ वाला काम नहीं किया ना। हाँ, यहां ये संघ की शाखा से आए हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, इनका डीएनए ही तोड़ने फोड़ने का है, तो परफॉर्म कर गए। कुल मिला के एक राज्य पंजाब, पंजाब में बीजेपी ने जिसे सबसे मतलब हैवी वेट के रूप में लाया था पार्टी के भीतर, वो हैवी वेट जा रहा है। अब हैवी वेट जाने पर कायदे से तो कागज पत्तर जो उस वेट के नीचे होता है सब उड़ जाता है। लेकिन उस हैवी वेट से बड़ा बड़ा वेट ज्ञानेश कुमार का है। अब देखते हैं ज्ञानेश कुमार की, फिर पंजाब में भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लेकिन एक राज्य और जहां चुनाव तो हो गए, लेकिन वहां भी बीजेपी का इकलौता हो, इकलौती उम्मीद, जिस पर आप 2-3 प्रोग्राम देख चुके हैं, अन्ना मलाई। अन्ना मलाई पे हेडलाइन लाइए जरा। वहां पर भी बहुत कोशिश हुई और पहली बार मुझे लगता है किसी नेता के सामने, अमरिंदर सिंह के सामने तो बीजेपी नहीं गिड़गिड़ाई, लेकिन अन्ना मलाई ने तो भाई, अन्ना मलाई ने पूरे बीजेपी का रुला दिया। बीजेपी को बड़ा झटका तमिलनाडु में, अन्ना मलाई छोड़ेंगे पार्टी, 5 जून को करेंगे ऐलान।
लाइए खबर। पुलिस अधिकारी से राजनेता बने के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी की बागडोर भी संभाली। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। अन्नामलाई 5 जून को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। आगे चलिए। बीजेपी छोड़ने का ऐलान करने के लिए अन्नामलाई तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इससे पहले तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। पीएम मोदी और शाह ने अन्नामलाई को जन्मदिन की बधाई भी दी थी। अन्नामलाई ने 2 जून को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की थी, लेकिन किसी भी मीटिंग का कोई अंजाम नहीं निकला है। नितिन नबीन से मिले, राष्ट्रीय महासचिव संगठन जो हैं बीएल संतोष उनसे मिले, गृह मंत्री अमित शाह के साथ अलग से एक मीटिंग की थी जिसकी चर्चा हमने की थी पहले। अमित शाह और नितिन नवीन समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक में अन्नामलाई ने सौहार्दपूर्ण माहौल में पार्टी छोड़ने की इच्छा जताई थी कि भाई बिना लड़ाई झगड़े के छोड़ देते हैं पार्टी। उसके बाद अन्नामलाई निकल गए एयरपोर्ट मतलब तमिलनाडु चेन्नई रवाना होने के लिए। एयरपोर्ट पर फोन करके अमित शाह की तरफ से, ये मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ये केस भी, अमित शाह ने फोन करके एयरपोर्ट से वापस बुलाया, कहा कि आओ भाई बैठते हैं, कुछ बात करते हैं, मतलब कुछ और ऑफर के साथ। ये एक्सेप्शनल मामला है जहां पर सब घुटनों पर थे, आओ कुछ बात करते हैं। फिर अन्नामलाई गए, अन्नामलाई ने बातचीत की, लेकिन अन्नामलाई ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया। जो इस्तीफा बताया जाता है कि सौंप चुके हैं, उसको उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया और इन्होंने वापस भी नहीं लिया कि चले गए हों कि नहीं जी हम बीजेपी में ही रहेंगे। उसमें और भी महत्वपूर्ण 1-2 चीज है कि जिस तरीके से सरेंडर किया उनके सामने, घुटने टेके मोदी और शाह ने, ये साबित हो गया कि इनके पास कोई नहीं है वहां पर अन्नामलाई के अलावा जो कुछ वहां कर सके। अन्नामलाई ने जो शर्तें रख दी हैं, वो शर्त मानने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह फिर भारतीय जनता पार्टी में ब्लैकमेल होने लगेंगे। फिर कोई भी ताकतवर आदमी, अगर कल को योगी आदित्यनाथ के पास वाकई कुछ होगा, कई बार डाउट होता है, तो फिर योगी भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो वो रास्ता खुल जाएगा। इसलिए मतलब धर्म संकट में है। भाऊ क्या अन्नामलाई के चक्कर में किसी तरफ पे नहीं बचे? अन्नामलाई ने येदियुरप्पा से बहुत सीखा है। येदियुरप्पा ने भी कड़े तेवर दिखाए थे और पार्टी खड़ी करके बीजेपी को निपटा दिया था कर्नाटक में। उसके बाद में येदियुरप्पा को उनके शर्तों पे, येदियुरप्पा के शर्तों पे वापस बीजेपी ने हाथ पैर जोड़ के ले लिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद ऐसा उलझा दिया कि आज येदियुरप्पा मार्गदर्शन मंडल में बैठ गए जाके। ठीक है, अन्नामलाई वो नहीं बनना चाहते हैं। अन्नामलाई को एक बात बड़ी समझ में आ गई कि ये लोग जो दिखते हैं वो है नहीं, ये बोलते कुछ है और करते कुछ है और है। अन्नामलाई को एक अल्टरनेट बनना है तमिलनाडु में, और दिल्ली को तमिलनाडु के सत्ता में घुसना है। 2 अलग अलग फर्क है आशीष। ये 2 मिनट नॉड्यूल खाना चाहते हैं, मैगी, वह 2 मिनट में बन गई और खा लिए। और अन्नामलाई जो है वो बाकायदा प्रॉपर नोडुल बनाना चाहते हैं जिसमें 2 घंटे लगे। फर्क ये, उन्हें ये भी पता है कि द्रविडियन राजनीति में, मतलब ये मूर्खतापूर्ण बात है जो विश्लेषक कहते हैं कि द्रविडियन पार्टी को हराया, कोई नहीं। टीवीके इज मोर द्रविडियन देन डीएमके। वहां द्रविडियन का ही रोल है। तो अन्नामलाई भी अभी द्रविडियन का ही खेल खेलेंगे। और वो तमाम तमिलनाडु के लोग जिनको पता है कि बीजेपी साथ आने से अपन डूब जाएंगे, वो लोग अन्नामलाई के साथ चले जाएंगे। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग एआईएडीएमके के जो डीएमके या टीवीके के साथ नहीं जाना चाहते, ये अन्नामलाई के साथ आए। और अन्नामलाई एक फोर्स होगा वहां पर, क्योंकि टीवी के अभी सत्ता में तो आ गया है, लेकिन टीवी के एमजीआर के जैसा सत्ता में बना रहेगा, क्योंकि एमजीआर ने एकदम पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। वो एमजीआर ऑलरेडी डीएमके में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे।
उनको प्रचार प्रमुख होना था, उनको नहीं किया तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी खोल दी। हाँ, वो तो अन्ना दुरई के साथ पूरा राजनीति में उनके डिप्टी बने, कौन डिप्टी समझ। बने थे। तो उसका और इसका मैं कई बार टीवी के क्या तुलना एजीपी के साथ मतलब कई बार सामने पैरेलल आता है। एजीपी ऐसा ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट से सत्ता में आ गए थे असम में। क्या हश्र हुआ बाद में? अब एक छोटी पार्टी बन के पड़े हुए हैं बीजेपी के सहानुभूति पर। वो तो खैर पूरे तो बीजेपी के मॉडल ही था वो पूरा मॉडल। तो अब उस समय। ये बीजेपी को समझ गए अच्छी तरह से, ये समझ गए कि नरेंद्र मोदी की भाषणों पे और वो जो मन की बात और दिल की बात और ये बात और वो बात, स्टैंड अप इंडियन, गेट अप इंडियन, हुआ इंडियन, आड़ा इंडिया, सब इंडिया ने देख लिया। उनको ये तो समझ में आ गया कि ये ढकोसला है, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक नई इमारत बनाने की सोची है, नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की सोची है, और पूरे ताकत के साथ वो रहेंगे। टीवी के को अन्नामलाई एक तरफ और डीएमके एक तरफ, इन दोनों के बीच में ढूंढना होगा रास्ता, ये मुझे लगता है। चलिए, ये अन्नामलाई का चैप्टर भी देख। अन्नामलाई की वजह से एक बात और सामने आई कि जिनका जमीन पे वजूद है, हाँ, वो दिल्ली के सामने पूछ नहीं हिलाते। दिल्ली के सामने पूछ वही हिलाते हैं जिनका वजूद नहीं है। और जो ये बताते थे कि मेरा वजूद है और दुम हिलाने लगे, इसका मतलब उनका वजूद फर्जी था। ये भी बात फर्जी था ही नहीं, था ही नहीं। पेपर टाइगर थे वो, पेपर टाइगर सब थे। वो आकर के साबित हो गया, क्योंकि अन्नामलाई के सामने अन्नामलाई ने शर्त रखी कितनी जबरदस्त, जिसको हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि अगर ये माना तो रास्ता खुल जाएगा। 7 साल तक अध्यक्ष मुझे आप बनाएंगे, 7 साल तक के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष। इसमें ये लिखित में होगा कि बीच में हटाया नहीं जा सकता, सब कुछ रिटर्न होगा कि आप 7 साल के लिए अध्यक्ष बनाओ, हटा नहीं सकते। और तमिलनाडु के फैसले सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा, उसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं होगा। तमिलनाडु में पार्टी मतलब बीजेपी की आप हमको फ्रेंचाइजी दे दो या तो, और नहीं तो हम अपनी पार्टी बनाएंगे। फ्रेंचाइजी भी ऐसी फ्रेंचाइजी जो मॉडल होता है कि फ्रेंचाइजी लेने वाला अपना निर्णय लेता है, फिर कैसे उसको जहां फ्रेंचाइजी लिया है वहां पर कैसे वो चलाएगा उस जो है संस्था को। तो फ्रेंचाइजी पूरा दो, आप इससे आउट। तमिलनाडु में न शाह की चलेगी, बिल्कुल साफ है ये शर्त मैंने जो आया है उसमें मीडिया में। 7 साल पूर्णकालिक अध्यक्ष, बिना किसी इंटरफेरेंस के, सारे फैसले वन एंड ओनली अन्नामलाई लेगा। ये फैसला मानने का मतलब है कि मोदी और शाह का औरा खत्म हो जाएगा। ये बहुत फंसाने वाला है, मानने में बहुत मुश्किल नहीं है। तमिलनाडु में है क्या भाजपा के पास कि ना माने, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी एक और मोदी खड़ा होने देना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो किसकी सुनते थे वो? किसकी सुनते थे? कभी नहीं किसी की सुनी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, इसको इस ऐसे भी समझना होगा कि अन्नामलाई को ये सब देने में, मानने में बीजेपी का कुछ नहीं जा रहा। मतलब तमिलनाडु में है क्या भाजपा के पास? अन्नामलाई कुछ लाएगा ही, लेकिन डर ये है कि अगर ये मान लिया तो मुंह क्या दिखाएंगे, फिर आईने मुंह क्या देखेंगे कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। खत्म सर्वशक्तिमान का हो रहा। आते जाते आदमी कहेगा, ओ भाई साहब, अमित शाह भाई साहब, अन्नामलाई कर सकते हो तो हमारा क्यों सा? अरे हम भी अन्नामलाई मान लो, हमको भी। दोनों गुजरातियों को उत्तर ने तो उत्तर नहीं दिया, दक्षिण ने उत्तर दे दिया। दक्षिण ने उत्तर दे दिया, सही बात है, दक्षिण ने उत्तर दे दिया। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आ रहे हैं और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।